दोस्तों, आयुर्वेद वाला में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। हमारा चरक संहिता शुरू था। इसके सूत्र स्थान का पहला अध्याय दीर्घ जीविती अध्याय का अभी तक हम लोगों ने लेक्चर 1, 2 और 3 तीन लेक्चर पढ़े हैं। पिछले लेक्चर में आपने क्या देखा उसको हम फटाफट एक बार रिवाइज करते हैं। इसके बाद हम आज का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक हमने देखा कि आचार्य चरक दीर्घ जीविती अध्याय में सबसे पहले आयुर्वेद अवतरण वर्णन करते हैं, फिर त्रिसूत्रों का वर्णन करते हैं, फिर उन्होंने त्रिदंड के बारे में बताया और आयुर्वेद के प्रयोजन के बारे में बताया। इसके अलावा फिर सृष्टि की उत्पत्ति में 6 पदार्थों का वर्णन किए। 6 पदार्थों का क्रम इस तरह से था कि चरक कहते हैं कि सामान्य, विशेष, गुण, द्रव, कर्म और समवाय, ये आचार्य चरक के द्वारा वर्णित 6 पदार्थ का सीक्वेंस है। वैसे ही वैशेषिक दर्शन में भी सृष्टि उत्पत्ति के लिए 6 पदार्थों को माना गया है। उसका सीक्वेंस है द्रव, गुण, कर्म, समान, विशेष, समवाय, जो हमें रेगुलर पता रहता है। फिर हमने बात किया था पिछले लेक्चर में समान और विशेष के बारे में। मैंने आपको बताया था कि समान और विशेष को 3 तरह से समझा जा सकता है, द्रव्य समान, गुण समान और कर्म समान से। मांस खाने से मांस की वृद्धि होना द्रव्य समान कहलाता है। दूध पीने से शुक्र धातु की वृद्धि होना गुण समान कहलाता है। और निद्रा लेने से कफ की वृद्धि होना कर्म समान कहलाता है। उसी तरह विशेष मतलब किसी चीज़ का ह्रास होना, किसी चीज़ की कमी होना, जैसे कि गुरु पदार्थ के सेवन करने से शरीर में लघु गुण का क्षय होना, ये द्रव्य विशेष कहलाएगा। उसी तरह तेल के सेवन करने से वात दोष की शांति होना, ये गुण विशेष कहलाएगा। और कर्म विशेष की बात करें तो व्यायाम करने से कफ का क्षय होना। तो इतनी सी बातें हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। आज का लेक्चर चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं डॉक्टर कुलदीप और आप सबके सामने में हम चरक संहिता सूत्र स्थान का पहला अध्याय दीर्घ जीविती अध्याय शुरू कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमारा जो पदार्थ है अगला वो है गुण। फिर हम बात करेंगे द्रव्य और कर्म की। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं गुण, द्रव्य, कर्म और समवाय के बारे में। तो इस लेक्चर में हम लोग ये चारों पदार्थ के बारे में समझेंगे। सबसे पहले गुण की बात करें तो गुण की व्याख्या क्या दिया हुआ है यहाँ समझते हैं। समवायो तु निश्चेष्ट कारणम गुणः, मतलब गुण को हम कह सकते हैं कि अ फिजिकल एट्रीब्यूट, अ प्रॉपर्टी ऑफ अ समथिंग, सम द्रव्य और एनी, है ना, मेटाफिजिकल सब्सटेंस और एनी पदार्थ की ऐसी क्वालिटी जो खुद निश्चेष्ट रहता है, मतलब खुद गतिशील नहीं होता है, लेकिन वो कारण, है ना, वो किसी चीज़ का आधार बनता है, कारण के कारण उसको गुण कहा गया है। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द फ्रेज समवायो तु निश्चेष्ट कारणम इज डिफाइंड एज गुण। गुण मीन्स क्वालिटी इन आयुर्वेदा। इट कैन बी इंटरप्रिटेटेड एज, जैसे अ कॉज दैट इज इनहेरेंट और इनसेपरेबल। समवाय मतलब अगर मान लो कि अपने पास मैंगो है, आम है, आम के अंदर में जो उसकी गुण है, हालांकि उसको तुम रस भी कह सकते हो, मधुर गुण अगर कहे, मधुर रस है तो, या मधुर रस खाने से जो गुणता उत्पन्न होती है, वो जो गुण है वो उससे हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, समवाय। जैसे अगर हम बात करें पृथ्वी महाभूत, इसकी गुण क्या है, गंध। तो पृथ्वी महाभूत से गंध को आप अलग नहीं कर सकते, वो उसी क्वालिटी को हम बोलते हैं समवाय। फिर क्या लिखा हुआ है, ये जो गुण है ना, ये ऐसा नहीं है कि पृथ्वी महाभूत से जो गुण है वो गुण कम हो जाए या इधर उधर कहीं मूव कर जाए, या फिर अगर पृथ्वी महाभूत का अमाउंट बढ़ गया तो फिर गुण की मात्रा बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब गुण क्या है, इनएक्टिव और मोशनलेस है, यही लिखा हुआ है, निश्चेष्ट। ठीक है, गुण तब तक एक्टिविटी मतलब एक्शन में नहीं आएगा जब तक उसको हम प्रयोग नहीं करेंगे। फिर क्या लिखा हुआ है, गुण क्या है, ये लिखा हुआ है किसी चीज़ का कारण है, फंडामेंटल एट्रीब्यूट है या प्रॉपर्टी है। उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे। फिर से देखो गुण का श्लोक, समवायो तु निश्चेष्ट कारणम गुणः। क्लियर है। मतलब इसको अगर तुम इंग्लिश में डिफाइन करो तो कैसे डिफाइन करेंगे, द डिफिनीशन एम्फेसाइजेज द गुणाज आर इंट्रेंसिक अनचेंजेबल प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस दैट डू नॉट हैव एनी एक्शन ऑफ देयर ऑन बट आर बेसिस ऑफ वेरियस एफर्ट एंड इंटरेक्शंस। उम्मीद करता हूँ इस श्लोक, इस डेफिनेशन से आपको कोरिलेट हो गया होगा गुण किसे कहते हैं। यही सेम डेफिनेशन और इनफैक्ट यही सेम चीज़ गुण, द्रव्य, कर्म, ये सब चीज़ आपको पदार्थ विज्ञान में भी पूछा जाता है। तो यहाँ अगर आप ढंग से समझ लेंगे तो वहाँ पे भी काम आएगा। और इसी चीज़ को देखो यहाँ पे और हिंदी में एक्सप्लेनेशन किया गया है कि गुण पदार्थों के अंतर्निहित अपरिवर्तनीय, विच कैन नॉट बी चेंज। अंतर्निहित मतलब विच रिसाइड इनटू द मैटर। ठीक है, अपरिवर्तनीय गुण होते हैं जो स्वयं कोई क्रिया नहीं करते लेकिन विभिन्न प्रभावों और अंतः क्रियाओं का आधार होते हैं। तो मिला जुला के सभी एक ही बात है
है ना, इंग्लिश में पढ़ लो या हिंदी में पढ़ लो। चलिए अब हम बात करते हैं गुण टोटल आयुर्वेद में कितने बताए गए हैं, मतलब गुण की संग्रह कितनी है। तो कहते हैं कि 41 गुण की संग्रह है, टोटल 41 प्रकार के गुणों का वर्णन आया है। ये जो गुण जिसका डेफिनेशन है, समवायो तु निश्चेष्ट कारणम गुण। सबसे पहले देखिए क्या है, सार्थ गुण। सार्थ गुण को ही वैशेषिक दर्शन में वर्णित गुण बताए गए हैं। हम सब जानते हैं वैशेषिक दर्शन, आप हम सबको पता है कि हमारे सिलेबस में टोटल 9 दर्शन का वर्णन किया गया है चैप्टर है ना, पहले फर्स्ट ईयर के बीएमएस में, जिसमें आपको बताया गया है 6 आस्तिक दर्शन है, 3 नास्तिक दर्शन है। 6 आस्तिक दर्शन में सांख्य, न्याय, है ना, योग, उसी तरह एक वैशेषिक दर्शन भी है। और नास्तिक दर्शन कौन से हैं, जैन, बौद्ध और चार्वाक। तो ये वैशेषिक दर्शन में भी गुण का वर्णन किया गया है। वो ही गुण को ही अर्थ गुण कहते हैं। अर्थ मतलब यहाँ पे महाभूत होता है, तो महाभूतों का गुण दरअसल, जिसको सृष्टि उत्पत्ति में सांख्य दर्शन में पंचतन मात्रा कहा गया। तो यही ये सार्थ गुण कौन कौन है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 5 हो गए। फिर है गुरु आदि गुण, जो टोटल 20 गुण है। ये देखो क्या है, गुरु, लघु, स्निग्ध, रुक्ष, शीत, उष्ण, सर, स्थिर, मृदु, कठिन, द्रव, सांद्र, स्थूल, सूक्ष्म, मंद, तीक्ष्ण, खर, श्लक्षण, विशद, पिश्चिल। ये 20 प्रकार के गुण हैं। इन 20 गुण को याद करने का एक और तरीका है कि आपको 10 याद करने हैं, उसके अपोजिट आपको खुद ब खुद याद आ जाता है। जैसे अगर आप गुरु, स्निग्ध, शीत, सर, मृदु याद कर लिए तो आपको याद हो जाता है, गुरु का लघु होगा, स्निग्ध का रुक्ष होगा। ठीक है, इसके अलावा ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आचार्य चरक ने आत्मा के कितने गुण बताए हैं, आत्मा के 6 गुण बताए हैं। कौन कौन, देखो, बुद्धि, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख और प्रयत्न। प्रयत्न आत्मा का गुण है। ठीक है, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, इन सब की अनुभूति किसको होता है, अनुभूति भले ही मन को होता है, लेकिन ये गुण किसके हैं, ये है आत्मा के गुण हैं। ठीक है, पड़ आदि गुण ये 10 होते हैं। इन्हीं गुणों की मदद से चिकित्सा किया जाता है, इसीलिए इसको चिकित्सा सिद्धि उपाय भूत गुण भी कहते हैं। ये कौन है, पर, अपर, विभाग, पृथकत्व, परिणाम, संस्कार, संख्या, संयोग, युक्ति और अभ्यास। ये ऐसे कुल 10 गुण हैं जो पड़ादि गुण है। समझ में आया। अब हम बात, तो इतना ही है गुण संग्रह, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं बताया गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आप जो देख रहे हो युक्ति, ये युक्ति ना परादि गुण भी है, और आचार्य चरक बताते हैं प्रमाण या परीक्षा, प्रमाण के लिए परीक्षा शब्द यूज किया आचार्य चरक, तो युक्ति प्रमाण के बारे में भी आचार्य चरक बताते हैं। तो ये कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि आचार्य चरक ने युक्ति को क्या माना है, युक्ति को प्रमाण भी माना है और परादि गुण भी माना है, इसको आप याद रखेंगे। इसके अलावा हमने यहाँ पे जैसे आपको बताया कि गुरु आदि 20 गुण होते हैं, वैशेषिक दर्शन में कुल 24 गुणों का वर्णन किया गया है। ठीक है, ये दोनों ही फैक्ट आप याद रखेंगे। अभी तक गुण समझ में आया आपको। अब हम बात करेंगे द्रव के बारे में। ये आपको पता है ना सीक्वेंस, हम जो चरक संहिता के में वर्णित जो 6 पदार्थ की बात करते हैं, तो वो 6 पदार्थ कौन से हैं। पहले हम बात करते हैं सामान्य की, फिर बात करते हैं विशेष की, फिर हम बात करते हैं गुण की, फिर द्रव की, फिर कर्म की, इसके बाद समवाय की। वही वैशेषिक दर्शन में वर्णन कैसा है, द्रव्य, गुण, कर्म, समान, विशेष, समवाय। ये जो हमें जनरली याद रहता है, बट चरक संहिता में वर्णन जो सीक्वेंस है षड पदार्थ का, ये सीक्वेंस याद रखना। याद रखने का तरीका है, देखो, च, र, क। ठीक है, इसको कैसे याद रखेंगे, ग, ड, क, गुण, द्रव, कर्म। समझ में आया। च, र, क चरक संहिता में वर्णन है, और ये है ग, ड, क। इस तरह से आप याद रखते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं द्रव्य संग्रह या द्रव के बारे में। इसी को कारण द्रव्य भी कहा गया है, ये वैशेषिक दर्शन में भी वर्णन है। इनफैक्ट वैशेषिक दर्शन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो चरक संहिता से बहुत ही मिलती जुलती है। आचार्य चरक भी कुल 9 ऐसे द्रव्य बताए गए हैं जिससे सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। वो कौन कौन से है, वो है पंचमहाभूत और आमक आदि। याद कैसे रखेंगे, देखो हम बोलते हैं ना आम आदि का अचार, तो अपने को क्या बोलना है, आमकादि। आमकादि जो क्या है, आ से आत्मा, मन, काल और दिशा। ये पंचमहाभूत सबको पता रहता है, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश। ये भले ही आपको ये सीक्वेंस पता है, लेकिन अगर कोई पूछे कि पंचमहाभूत की उत्पत्ति का सही सीक्वेंस क्या है, तो सही सीक्वेंस ऐसा होता है, आकाश, फिर वायु, फिर तेज, आप और पृथ्वी। समझ पा रहे हैं आप। तो क्या लिखा हुआ है बेसिकली कि ये जो द्रव हैं, द्रव के 2 प्रकार किए गए हैं, एक तो सइंद्रिय और निरेंद्रिय। जो सइंद्रिय द्रव हैं उसी को चेतन द्रव कहते हैं, जो निरेंद्रिय है उसी को अचेतन द्रव कहते हैं। इन सबको और विशेष रूप से आपको पदार्थ विज्ञान में एक एक को डिटेल में पढ़ना होता है। ठीक है,
आगे हम बात करें द्रव के क्या लक्षण होते हैं, इसको एक एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया है। पहले यहाँ देखो, ये जो फोटो आप दिख रहा है आपको, ये हरितकी का है, मतलब टर्मिनेला चिबुली है ना, लैटिन नेम होता है टर्मिनेला चिबुली। ये हरितकी मान लेते हैं, एक औषध द्रव है, होता ही है, ठीक है। इस द्रव का जो कर्म है, क्या कर्म करता है, ये अग्नि को प्रदीप्त करती है, मतलब अपनी जो जाठराग्नि है ना उसको पाचन में मदद करती है। ये मेद्य हरितकी रसायन जो है वो मेद्य की तरह काम करती है ना, ब्रेन बूस्टर, ब्रेन को मतलब नॉलेज इन्हेंसर करती है। मेद्य मतलब जो ग्रहण शक्ति, धारण शक्ति, इन सब चीज़ को बढ़ाती है। अनुलोमन करना, अनुलोमन मतलब स्पेशली वात दोष का अनुलोमन करती है, जो हम जानते हैं कॉन्स्टिपेशन वगैरह को दूर करती है ना। मॉर्निंग में बहुत सारे लोग हरित की चूर्ण खाते हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन को आयुर्वेद में क्या कहा जाता है, अगर आपको पता हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखो, ठीक है। तो अनुलोमन करना मतलब बेसिकली अपान वायु जो होता है ना उसको अपने सही मार्ग में, उसके जो स्व स्थान है उससे बाहर निकालना। हम सब जानते हैं ये हमारा, अगर मान लेते हैं ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, तो लार्ज इंटेस्टाइन से है ना मलों को बाहर निकालना एनल पाथवे में, दैट इज कॉल्ड अनुलोमन करना। तो ये क्या है, ये हरितकी का कर्म है, ठीक। फिर इसके गुण क्या होते हैं, देखो कषाय गुणात्मक होने के कारण ये मलों का भेदन भी करती है, मतलब अगर कहे कि जो मल स्थूल अवस्था में उसको भेदन भी करती है। तो दीपन, मेद्य, अनुलोमन और भेदन ये सब कर्म है, लेकिन इनके अंदर में गुण है कषाय। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे। अब ये एग्जाम्पल के थ्रू अब हम इस द्रव्य के लक्षण को समझते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, यत आश्रिता, जिसमें आश्रित हो, क्या आश्रित हो, उनके कर्म। अगर ये हरितकी एक द्रव है तो द्रव का कर्म उसमें आश्रित है, उसकी गुण उसी में आश्रित है, हाँ कषाय गुणात्मक होने के कारण। और उसके कारण जो भी इफेक्ट हो रहा है वो सब कैसे हैं, समवाय संबंध में है, मतलब विच कैन नॉट बी सेपरेटेड, जो बिल्कुल इनसेपरेबल फॉर्म में है, उसे ही द्रव के लक्षण कहा जाता है। कोई भी द्रव के कब कहेंगे वो द्रव है, जब उस द्रव में कर्म और गुण समान संबंध से आश्रित हो, तब हम उसे द्रव कहते हैं। फिर से एक बार श्लोक देखते हैं, यत आश्रिता कर्म गुण कारणम समवायी यत तत् द्रवम, है ना। चरक सूत्र स्थान पहले अध्याय का 51 नंबर ये श्लोक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे द्रव के लक्षण, कि द्रव उसे कहते हैं जिसके अंदर में कर्म, उसके गुण कैसे, और गुण कैसे आश्रित हैं, मतलब कैसे है उसमें समवायी संबंध में। समवायी संबंध का क्या मतलब हुआ कि भले देखो ये इतना बड़ा हरितकी का एक फल है ना, अगर आप छोटा छोटा पार्ट भी करोगे तो हर एक पार्ट के अंदर में ये कैपेबिलिटी है कि वो दीपन, मेद, अनुलोमन वगैरह कर्म करेंगे ही करेंगे। इनका हर एक पार्ट का जो गुण है वो कषाय गुणात्मक ही होगा। समझ में आया समवायी संबंध का मतलब। तो अभी तक हमने क्या बात किया, अभी तक मैंने आपको बताया कर्म के बारे में, माफ़ कीजिए गुण के बारे में, फिर मैंने बताया आपको द्रव के बारे में, द्रव के कर्म क्या होते हैं, द्रव किसे कहते हैं, द्रव कितने होते हैं, फिर द्रव के लक्षण क्या है। अब हम बात करेंगे कि जो हमने अभी लक्षण देखा उनमें महाभूतों के आधार पर कैसे ये द्रव के लक्षण समझ सकते हैं। जैसे देखो आकाश महाभूत एक द्रव है, इसमें कोई डाउट नहीं। द्रव मतलब यहाँ पे पंचमहाभूत भी समझ सकते हैं आप, पंचमहाभूत को भी द्रव ही कहा गया है। जिसका कर्म क्या है, आकाश मतलब एम्प्टी स्पेस, अप्रतिघात मतलब रुकावट नहीं डालना, और इसके गुण क्या है, शब्द। उसी तरह वायु महाभूत एक द्रव है जिसका कर्म है शोषण करना, है ना, चेष्टा, मूवमेंट, परिवर्तन ये सब करना, और स्पर्श इसके क्या है, गुण है। अग्नि महाभूत का कर्म क्या है, जलाना, और उष्णता उस अग्नि महाभूत की गुण है। जल का कर्म क्या है, पिंडीकरण करना, बोलस फॉर्मेशन, और गुण क्या है, शीत गुण है। पृथ्वी महाभूत का कर्म क्या है, घट उत्पन्न करना, मतलब बोलस फॉर्मेशन टाइप का आप कह सकते। एक मिनट माफ़ कीजिए, पृथ्वी महाभूत का जो कर्म है ना वो है घट उत्पन्न करना, मतलब ऐसे समझ सकते हो आप कि कोई अगर बहुत सारे एटम्स हैं, है ना, अर्थली पार्टिकल्स, वो सारे के सारे मिलकर के एक नया स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हैं, और उसके गुण क्या है, उसमें गंध गुण है। तो अतः ये समझ में आता है कि कर्म और गुण किसी भी द्रव में आश्रय आश्रयी संबंध से रहता है। ठीक है, ये हो गया द्रव के बारे में। अब हम बात करें कर्म के बारे में। तो कर्म क्या होता है, कर्म के बारे में आचार्य चरक कहते हैं कि कोई भी प्रयत्न आदि, कोई भी ऐसी चेष्टा है, कोई भी ऐसी मूवमेंट है, उसे हम कर्म कहेंगे। क्या लिखा हुआ है देखो, प्रयत्न आदि कर्म चेष्टा इति कर्म उच्यते, है ना। ये चीज़ आप ढंग से श्लोक तभी पढ़ पाओगे बच्चे जब आपको प्रॉपर संधि, समास, इन सब चीज़ का बेसिक संस्कृत की जानकारी होनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि बीएमएस में बच्चे करते क्या है कि संस्कृत सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते हैं, बट यकीन मानो संस्कृत इज़ नॉट अ सब्जेक्ट टू पास, इट इज़ द फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ आयुर्वेदा। वेदर यू रीड एनी संहिता, you must have the knowledge of
exact how these letters form, what is the combination, I mean how this word unite, बेसिकली संधि का कॉन्सेप्ट, समास एंड जो भी ये कारक, इन सब का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। तो क्या लिखा हुआ है, प्रयत्न आदि जो भी विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं हैं उसे ही कर्म कहा जाता है। कर्म के क्या क्या लक्षण होते हैं, यहाँ देखिए मैंने पॉइंट वाइज आपको लिख दिया है। अगर कर्म आए आपको 5 नंबर के लिए तो आप इसी तरह से इस स्लाइड को पूरा लिख दोगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। कर्म के लक्षण क्या लिखा हुआ है, संयोग का कारण होता है। अब कोई भी मान लो कोई मेडिसिन है, कोई भी द्रव है, वो अगर बॉडी में जाकर एक्टिविटी कर रही है तो या तो वो कंबाइन करेगी कुछ चीज़ों को, या फिर वो सेपरेट करेगी, बड़ी चीज़ों को सेपरेट कर देगी, है ना। मतलब संयोग का कारण, विभाग का कारण। और कर्म कहाँ होता है, तो ऑब्वियस सी बात है उस मेडिसिन में होगा, उस द्रव्यों में आश्रित होता है ये। कर्म किस बात पर निर्भर करता है, किसी भी बात पर निर्भर नहीं करता है। कर्म किसी पर अपेक्षा नहीं करता। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये कि कई बार कर्म हो सकता है गुण के कारण उसकी ये कर्म आए, कई बार हो सकता है उस कर्म उसके प्रभाव, मतलब उसके अंदर में जो रस है उससे, है ना, कोई भी मेडिसिन का किसी भी क्वालिटी के कारण उसके कर्म को एक्सप्रेस किया जा सकता है। मतलब बेसिकली कर्म इस बात पर निर्भर ही नहीं करता है कि आप कितना अमाउंट में दवाई लिए, कौन से, जैसे अभी आप कहोगे कि अभी हमने एग्जाम्पल लिया था हरितकी का, तो हरितकी का काम तो अनुलोमन भी था और हरितकी का जो काम था वो भेदन भी था। तो भेदन किस पे निर्भर किया, हम कहेंगे क्या, हम ये कह सकते हैं हरितकी सिर्फ अनुलोमन करता है, सिर्फ भेदन करता है, नहीं। हरितकी का क्या कर्म होगा ये डिपेंड करता है कि उसको किस अनुपान में यूज़ किए, कैसे, इनफैक्ट किस अवस्था में ले रहे हैं। तो ओवरऑल कहे तो कर्म किसी भी चीज़ पर निर्भर नहीं होता, किसी भी चीज़ पर उपेक्षा नहीं करता है, ठीक है। अब कर्म का वैशेषिक दर्शन में क्या वर्णन किया गया है, ये देखो। वैशेषिक दर्शन में महर्षि कणाद कहते हैं कि जो कर्म होता है ना, फिजिकल 5 तरह की एक्टिविटी किया जा सकता है। वो है उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमन। बेसिकली गमन मतलब यहाँ पे लोकोमोशन, एक जगह से दूसरी जगह जाना, प्रसारण मतलब एक्सपैंड होना, आकुंचन मतलब कॉन्ट्रैक्ट होना, अपक्षेपण, उत्क्षेपण, है ना, ऊपर की ओर मूवमेंट, अपक्षेपण नीचे की ओर मूवमेंट, इस तरह से। तो ये जो मैं आपको यहाँ पे कर्म के लक्षण दिखाया हूँ, यही यहाँ पे श्लोक लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो कि संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यमाश्रितम कर्तव्यस्य क्रिया कर्मम न अन्यत उपेक्षते। दोस्तों मुझे पता है कि मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको ये वीडियो स्लो लगे तो आप 2x में ज़रूर देखिए, लेकिन एक बात तय है कि मैं बाकी लोग की तरह कुछ भी पढ़ा दिया, कुछ भी थोड़ा सा डाल दिया, ऐसा मैं नहीं करने वाला। मैं जो भी चीज़ पढ़ाऊँगा, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको प्रॉपर टॉपिक मिलेगा, उस टॉपिक से रिलेटेड पर्टिकुलर वीडियोज़ मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं अचानक से आज कुछ डाल दिया, कल कुछ और डाल दिया। मैं जो भी चीज़ डाल रहा हूँ उन सब का एक प्लेलिस्ट है। आपको मैं कहा भी हूँ आने वाले समय में फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक के हर कुछ मैं डालने वाला हूँ, बट उसमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन मैं अपनी कोशिश पूरी जारी रखूँगा। बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, और आपको कुछ और भी टॉपिक लगे तो वो भी आप बताएंगे। फिलहाल हमारा चरक संहिता का शुरू है तो उसके हिसाब से हम पढ़ते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कर्म आपको समझ में आया होगा। कर्म मतलब कोई भी ऐसी प्रयत्न आदि, कोई भी ऐसा चेष्टा, उसे हम कर्म कहते हैं। अब ये चेष्टा फिजिकल भी हो सकता है मेटाबॉलिकल एक्टिविटी भी हो सकता है, कोई मेडिसिन कर सकता है ना। फिजिकल एक्टिविटी क्या है, तो वो वैशेषिक दर्शन ने 5 प्रकार के बताए हैं, उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमन, ठीक है। और कर्म के क्या क्या, मतलब जो भी कर्म है उसके क्या लक्षण हो सकते हैं, संयोग का कारण, विभाग का कारण, कर्म द्रव्यों में आश्रित होता है, कर्म किसी पर निर्भर नहीं करता है। क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं समवाय के बारे में। समवाय मतलब क्या, ऑलरेडी हम समझ चुके हैं, जो इनसेपरेबल हो, कोऑर्डिनेटेड मैनर में हो, उसे ही समवाय कहते हैं। बट इसी को देखो आचार्य चरक ने कैसे खूबसूरती से डिफाइन किया है। क्या कह रहे हैं कि समवायो अपृथक भावो, कोई भी ऐसा इनसेपरेबल जो क्वालिटी है उसे समवाय कहेंगे। जैसे कि भूमि आदि नाम गुणर्मत, मतलब जो पृथ्वी आदि महाभूत है उन सब के जो गुण हैं वो कैसे रहते हैं, उनमें समवाय संबंध से रहते हैं। मतलब आपको बताया था मैं कि पृथ्वी महाभूत का जो गुण है गंध, उसको आप अलग नहीं कर सकते, वही। और ये जो समवाय है वो कब से है, जब से पृथ्वी महाभूत बनी तब से है, जब तक पृथ्वी महाभूत रहेगी तब तक रहेगी। मतलब ये नित्य अवस्था में रहती है। यत्र ही द्रव्यम न तत्र नियतो गुण। अब इसका मतलब क्या हुआ है, फिर से एक बार पढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है। समवायो अपृथक भावो भूमि आदि नाम गुणर्मतः स नित्यो यत्र ही द्रव्यम न तत्र नियतो गुणः। मतलब समवाय एक तो नित्य होता है, ये इनसेपरेबल क्वालिटी है। जो आपको पृथ्वी आदि महाभूत है उन सब में जो गुण है, उसमें वो जो भी गुण है वो सब क्या है, समवाय अवस्था में। इसी को देखो क्या लिखा हुआ है। पृथ्वी गंध से, जल शीतलता से, अग्नि उष्णता से, वायु का स्पर्श से और आकाश का शब्द के साथ जो भी नित्य संबंध है, मतलब अपृथक भाव संबंध है, उसे ही समवाय कहा गया है।
उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा गुण के बारे में, फिर पढ़ा हमने द्रव के बारे में, फिर हमने पढ़ा कर्म के बारे में, फिर अभी मैंने बताया आपको समवाय के बारे में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। किसी को अगर कोई लाइव क्लास करनी हो चरक संहिता वगैरह की, या फिर आपको फर्स्ट ईयर के संस्कृत क्लास करना हो, तो ये मेरा नंबर है, इस पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर